मेरा साइंस की सीरीज में अभी हम पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग, जिसमें काफी सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि रिग्रेशन हुआ, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हुआ, क्लस्टरिंग हुआ, हायरार्किकल क्लस्टरिंग, बहुत सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मल्टी कोलिनियरिटी क्या होता है, ठीक है ना। मल्टी कोलिनियरिटी जो होता है ना, एक ऐसा फिनोमिनन होता है जहां पर दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। अब ऑब्वियसली डेफिनेशन को फर्स्ट टाइम पढ़ोगे आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो हम क्यों ना इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लें। देखो, जहां बात होती है लीनियर रिग्रेशन, सिंगल लीनियर रिग्रेशन की, तो उसमें क्या होता है, एक होता है एक्स और एक होता है वाई, ठीक है। ये है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि इसका हमने सिंपल सा एग्जांपल दिखा था, स्टडी आवर्स, मतलब कितने घंटे तक एक स्टूडेंट ने पढ़ाई की है, ओके। और उस पर क्या डिपेंड कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस, दैट इज उसका स्कोर क्या कर रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है, ओके। तो यहां तक तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहां पर तो मल्टी कोलिनियरिटी की कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लिया कि हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो एक से ज्यादा हैं, ठीक है। मतलब कि क्या है कि हमारे इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक तो आ रहा है हमारा स्टडी आवर्स, ठीक है, और उसके अलावा मान लिया कुछ और भी फैक्टर्स आ रहे हैं जो कि उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्कोर में, जैसे कि उसकी कोचिंग उसने ज्वाइन की है या नहीं, उसकी अटेंडेंस हो गई, कितनी बुक्स उसने पढ़ी है। तो ये सारी चीजें भी क्या आ रही हैं, स्कोर को क्या कर रही हैं, अफेक्ट कर रही हैं। तो अब हमारे एक्स के अंदर ये दोनों चीजें आ जाएंगी और हमारे वाई के अंदर ओनली क्या आ रहा है, स्कोर आ रहा है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, x1 ले सकते हैं, इसको क्या ले सकते हैं, x2 ले सकते हैं, और ये क्या है, हमारा y है, या y1 y जो भी नाम देना है। तो अब ये हमारे एक से ज्यादा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ओके। और ये जो प्रॉब्लम है ये क्या है, हमारी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम में हमने इस चीज को क्या किया था, डिस्कस किया था। अब मान लिया कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो ही एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हो, ठीक है। मान लिया ये x2 जो है वो x1 पे डिपेंड कर रहा हो, या x1 जो है वो क्या डिपेंड कर रहा हो, x2 पे डिपेंड कर रहा हो, तो यही क्या होता है, मल्टी कोलिनियरिटी। मतलब कि क्या है कि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से क्या हो, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हो, तो उसको क्या बोला जाता है, मल्टी कोलिनियरिटी बोला जाता है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। क्या ड्रॉबैक्स होते हैं कि अगर हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो अब उस केस में हम ये नहीं पता लगा सकेंगे कि, क्योंकि देखो x1 के बढ़ने से मान लो x2 भी बढ़ता जा रहा है। देखो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन रही है। अब हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, y इज इक्वल्स टू m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2, ठीक है, प्लस सी, ओके। इसको हम, ये क्या है, x2 है, ओके, क्रॉस नहीं मानना है इसको। ये क्या है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस सी, जो कि क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। इसका पूरा कंसेप्ट मैंने आपको लीनियर रिग्रेशन में समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि अगर हमने m1, हमारा जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है वो क्या करता है, m1 पता करता है, m1 और m2 क्या है, कोफिशिएंट्स है। m1 और m2 क्या कर दिए, हमने पता कर दिए। अब x1 की कुछ वैल्यू रखने पर, x2 की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू रखने पर हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, y को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है कि x1 के चेंज होने पर मान लिया x2 ही चेंज हो रहा हो, या x2 के चेंज होने पर मैंने अब पहले क्या रखा था, x1 की वैल्यू मान लिया मैंने रखी थी, स्टडी आवर्स को 5 रखा था, ठीक है, और अटेंडेंस को मैंने क्या रखा था, 75 रखा था, ठीक है। और m1 m2 c तो क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ कांस्टेंट है, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे y मिल रहा है, ओके। लेकिन मान लिया कि x2 के चेंज होने पर ही इस पर भी, x1 पर भी फर्क पड़ने लग जाए, अफेक्ट पड़ने लग जाए, तो उस केस में जो ये प्रिडिक्शंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्रिडिक्शन मुश्किल नहीं होते, लेकिन उस चीज को एनालाइज करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली जो y चेंज हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, चेंज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारी जो इक्वेशन बन रही है वो कुछ ऐसी बन रही है, स्कोर इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, m1 इंटू स्टडी आवर्स, तो मैंने एसएच लिख दिया है, प्लस m2 इंटू हमारी अटेंडेंस, और प्लस क्या आ रहा है, सी आ रहा है। अब ये सी क्या होता है, जैसे कि मान लिया कि स्टडी आवर्स भी 0 है, अटेंडेंस भी 0 है, तो जो मिनिमम स्कोर जो है वो एक स्टूडेंट अटेंड कर ही सकता है, ऑब्टेन कर ही सकता है। मान लिया कि 2 या 3 नंबर तो किसी भी स्टूडेंट के आ ही जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, ओके। तो अगर ऐसा कुछ है, अब क्या हो क्या रहा है कि अटेंडेंस को चेंज करने पर अगर हमारे स्टडी आवर्स भी क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं, और ये स्टडी आवर्स क्या है, पर डे है, ठीक है। तो अगर अटेंडेंस को चेंज करने
बढ़ने पर हमारे स्टडी आवर्स भी अफेक्ट हो रहे हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि स्टडी आवर्स जो होता है वो खुद भी किस पर डिपेंड करता है, अटेंडेंस पर डिपेंड कर रहा है। उसके अलावा दूसरी चीजों पर भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन वो अटेंडेंस पर भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। कि मान लिया कि मैंने अटेंडेंस को क्या कर दिया है, 75 से 76 कर दिया, तो स्टडी आवर्स में भी आधे घंटे की क्या होने वाली है, बढ़ोतरी होने वाली है। ठीक है, तो इस चीज को क्या बोला जाता है, मल्टी कोलिनियरिटी। मतलब कि हम बोल क्या रहे हैं कि स्कोर डिपेंड कर रहा है स्टडी आवर्स और अटेंडेंस पर, लेकिन हमें अंदर जाके ये पता चला कि स्टडी आवर्स खुद भी किस पे डिपेंड कर रहा है, अटेंडेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये चीज क्या होती है, मल्टी कोलिनियरिटी होती है। ठीक है ना। अब इसके आगे हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी। तो एक होती है परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी, जैसे कि एग्जांपल है इसका आवर स्टडी। ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस, तो ये क्या है, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x1 x2, और ये क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि इन पे डिपेंड कर रहा है। अब जैसा कि हमें पता है कि ये जो नंबर ऑफ पेजेस किसी स्टूडेंट ने जो पढ़े हैं वो पूरी तरह से डिपेंड कर रहे हैं उसने कितने घंटे तक पढ़ाई की है, और किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहे, कंप्लीटली वो इस पे डिपेंड कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके जो नंबर ऑफ पेजेस हैं इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स आवर स्टडी। ठीक है, अगर यहाँ पे एक स्टूडेंट ने 5 घंटे पढ़ाई की है तो 5 इंटू 4 यहाँ 20 आ रहा है। अगर स्टूडेंट ने 4 आवर्स तक पढ़ाई की है तो 4 इंटू 4 नंबर ऑफ पेजेस 16 आ रहा है। अगर एक स्टूडेंट ने 7 आवर्स तक पढ़ाई की है तो 7 इंटू 4 नंबर ऑफ पेजेस कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। उसने 28 पेजेस पढ़ लिए हैं, मतलब वो 1 घंटे में 4 पेजेस पढ़ रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी है। हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक दूसरे पे डिपेंड तो कर रहे हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह से, किसी और पे नहीं, पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। तो उस केस में जो हमारी इक्वेशन बन रही है y इज इक्वल्स टू m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 प्लस c। ठीक है, अब हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो x2 है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, x2 क्या है हमारा 4 टाइम्स x1 है, x2 क्या है 4 टाइम्स x1 है। ठीक है, तो फिर उस केस में हमें x2 को रखने की जरूरत ही क्या पड़ रही है, उसको क्यों ना हम ड्रॉप कर दें। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, m2 इंटू 4 टाइम्स क्या मिल जाएगा, x2 मिल जाएगा। ओके, x1 मिल जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हमें इसकी जरूरत ही क्या है, किसकी, x2 को रखने की जरूरत ही क्या है। तो इस तरह से हम डायमेंशंस को भी क्या कर सकते हैं, अगर हमने इसको स्टडी कर लिया तो रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी का एग्जाम्पल। परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी के कुछ और भी एग्जाम्पल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, हम हाइट को क्या करना चाहते हैं, नहीं सॉरी, हमारा जो वेट है वो डिपेंड कर रहा है, हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, एक है हाइट इन इंचेस, दूसरा है हाइट इन सेंटीमीटर। अब हमने स्टडी करते टाइम इन दोनों वेरिएबल्स को क्या कर लिया है, ले लिया है। जब हमने लीनियर रिग्रेशन मॉडल हमारा बनाया तो उसमें इन दोनों को मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में ले लिया। तो आपको भी पता है कि इसका कोई सेंस ही नहीं, क्योंकि हाइट इन इंचेस को हम इजीली हाइट इन सेंटीमीटर से डिराइव कर सकते हैं, या हाइट इन सेंटीमीटर को हम इजीली हाइट इन इंचेस से क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, एक वो परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है ना। इसके अलावा इम्परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी, जैसे कि अभी अभी आपने देखा कि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आवर स्टडी सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस पर ही डिपेंड करें। जैसा कि अगर किसी ने 5 अटेंडेंस किसी की 55 है और उसने 5 घंटे तक पढ़ाई की है, उसका स्कोर क्या आया 95। मान लिया कि उसकी अटेंडेंस तो बहुत ज्यादा है, मतलब क्लास में जो अटेंडेंस है वो ज्यादा है, लेकिन उसने जो पढ़ाई की है वो 4 घंटे। अब यहाँ पर जो आवर स्टडीड है वो कुछ क्या आ सकती है, उसकी क्लास की स्टडीज भी हो सकती है और कुछ जो उसने घर पे पढ़ाई की है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि आवर स्टडीड जो है वो पूरी की पूरी तरह वो जो क्लास अटेंडेंस है उसी पर डिपेंड कर रहा हो, ऐसा नहीं है। कुछ हद तक डिपेंड करेगा, कुछ तक नहीं डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इम्परफेक्ट कोलिनियरिटी। अब बात ये आती है कि भाई मल्टी कोलिनियरिटी है, उस केस में हमें क्या करना है कि जहां बहुत ज्यादा मल्टी कोलिनियरिटी है तो उस केस में हमें किसी कॉलम को ड्रॉप करना पड़ेगा या 2 कॉलम्स को कंबाइन करना पड़ेगा। इस तरह से हमें कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन किस पॉइंट पे हमें ये करना चाहिए। ठीक है, तो यही बात आती है हमारी टॉलरेंस एंड VIF। ठीक है ना, जिसको बोला जाता है वेरिएंस इन्फ्लुएंस फैक्टर बोला जाता है। ओके, उसका जो फॉर्मूला होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है। VIF का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है VIF ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस RI का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मान लिया कि हमारा है x1, एक है x2, एक है x3। ठीक है, और इन पर क्या डिपेंड कर रहा है, हमारा y डिपेंड कर रहा है। ठीक है,
अब मान लिया कि मैं किसी पर्टिकुलर x2 के लिए VFI निकाला मैंने, ओके, x2 के लिए VFI निकाला और वो अगर क्या आ रहा है 10 से ज्यादा आ रहा है। देखो कुछ कुछ केसेस में सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली बोला जाता है कि वो जो VIF है वो अगर 10 से ज्यादा आ रहा है, वेरिएंस इन्फ्लुएंस फैक्टर, तो उस केस में हमें क्या करना है, वहां पे मल्टीकोलिनिटी है उस पर्टिकुलर कॉलम को, या वो जिस पे डिपेंड कर रहा है उसको, कुल मिला के हमें किसी को क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है। तो जैसे मैं x2 के लिए निकाल रही हूँ, तो अब यहाँ पे आपको लगेगा ये आर स्क्वायर क्या है, तो आर स्क्वायर आपने पढ़ा था, आर स्क्वायर पर मैंने वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होती है। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 1 के आसपास आ रही है, लाइक 0.8, 0.99, 0.98 ऐसी कुछ आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही बढ़िया है, मतलब हमारा जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है वो बहुत ही बढ़िया है। तो उसके कहने का ये मतलब है, जैसे कि मान लिया कि मैंने x2 के करस्पॉन्डिंग आर स्क्वायर निकाला, इसका मतलब क्या है कि ये जो x2 है ये इजीली अगर बहुत अच्छा आर स्क्वायर आता है तो उस केस में x2 को हम दूसरे वेरिएबल्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब देखो अगर आर स्क्वायर बहुत अच्छा आया है, बहुत अच्छे का मतलब ऐसा कुछ आया है, मतलब कि क्या है कि इस पर्टिकुलर x2 को हम दूसरे वेरिएबल्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से अगर x3 का आर स्क्वायर अच्छा है, इसका मतलब x3 को हम दूसरे वेरिएबल से अच्छी तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मान लिया आपका आर स्क्वायर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, या 0 की रेंज में 0.1, 0.2 कुछ ऐसा आ जाता है, 0 से हम स्टार्ट करते हैं, 0 आता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, कहने का मतलब ये है अगर x2 के लिए आर स्क्वायर 0 आया है, इसका मतलब ये कि इस x2 को हम किसी और की हेल्प से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, किसी और पे वो डिपेंड नहीं कर रहा है, ओके। अब हम x2 को ही लेके चल रहे हैं, x2 के लिए मान लिया आर स्क्वायर क्या है, 0 आया है, 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उस केस में VIF आपका क्या आएगा, फॉर x2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल किसी और से नहीं, मतलब मल्टीकोलिनिटी नहीं है, ओके। तो अगर आपका आर स्क्वायर जितना कम हो रहा है तो VIF भी क्या होने वाला है, कम होने वाला है। आर स्क्वायर अगर बढ़ रहा है तो उस केस में क्या हो रहा है कि वो किसी और से प्रिडिक्ट हो पा रहा है, मल्टीकोलिनिटी है, मल्टीकोलिनिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो VIF अगर ज्यादा होता है मतलब मल्टीकोलिनिटी है, ठीक है। तो अब नॉर्मली बोला जाता है कि 1 से 5 तक तो चलो ठीक है नॉर्मली होता है, ओके। 5 से 10 तक हम बोल सकते हैं थोड़ा ज्यादा है, लेकिन 10 से ज्यादा को हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको आर स्क्वायर और VIF का रिलेशनशिप तो लॉजिकली भी समझ में आ ही गया होगा। इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको देख के बताती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया था, हम एम्प्लॉय की सैलरी को क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो यहाँ मैंने लिख रखा है वेरिएबल, ये क्या है, VIF, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कांस्टेंट जो आपका वो आता है C इंटरसेप्ट, ठीक है, वो है। अब यहाँ पे दूसरा देखो, यहाँ पे एज के करस्पॉन्डिंग हमने VIF निकाला है, ठीक है। यहाँ पर एक्सपीरियंस का हमने VIF निकाला तो 31.6 आया। प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड का अगर हमने VIF निकाला तो वो कितना आ रहा है, 29.6 आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो VIF है वो क्या है, काफी हद तक ज्यादा है, ठीक है, मतलब कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। तो अब उस प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए हमने क्या किया, कोरिलेशन मैट्रिक्स निकाला। कोरिलेशन मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर कितना डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट मैं आपको समझा ही चुकी हूँ, ठीक है ना। तो कोरिलेशन मैट्रिक्स हमने निकाला, तो वो कोरिलेशन मैट्रिक्स कुछ इस तरह से आया। देखो ये कहने का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड और एब्सेंट्स के बीच में जो रिलेशन है, कोरिलेशन कोफिशिएंट है, वो क्या है, -0.5 है। नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे एक चीज बढ़ रही है वैसे दूसरी चीज क्या होगी, कम होगी। तो जैसे जैसे एब्सेंट्स बढ़ेंगी वैसे वैसे हमारे जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड है वो कम होते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हमने देखा कि ये एब्सेंट्स और प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड तो है ही, ठीक है। इसी तरह से हमने क्या देखा कि एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट कंप्लीटेड के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, ठीक है, क्योंकि कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 0.98 आ रहा है। मतलब जैसे जैसे एक चीज बढ़ेगी वैसे वैसे दूसरी चीज क्या होगी, स्ट्रांगली बढ़ेगी, अच्छी तरह से बढ़ेगी, ठीक है। जैसे एक बढ़ेगी वैसे दूसरी भी बढ़ेगी, ठीक है। एक हुई 2 तो दूसरी हो गई मान लिया 4, ठीक है। दूसरी एक हुई 3 तो दूसरी होगी 6। तो जैसे जैसे कुल मिला के एक चीज बढ़ रही है वैसे वैसे दूसरी चीज भी क्या हो रही है, इंक्रीज ही हो रही है। तो ये क्या है, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है।
कहने का मतलब ये है कि हम एक की हेल्प से दूसरे को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमें ये देख के पता चलता है कि अगर एक्सपीरियंस ज्यादा होगा तो प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड भी क्या होने वाले हैं, ज्यादा ही आने वाले हैं। ओके, तो क्यों ना हम हमारा जब हम रिग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें जहां हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में किस किस को लिया था, एज को लिया था, एक्सपीरियंस को लिया था और प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड, इन 3 चीजों को लिया था। ओके, और हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, सैलरी था। तो क्यों ना हम इन दोनों में से एक को ड्रॉप कर दें। तो हमने ऐसा ही किया, हमने इन दोनों में से एक को ड्रॉप कर दिया, हमने प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तो अब हमने जब VIF निकाला तो अब आप देख सकते हो एक्सपीरियंस का भी VIF अब क्या हो चुका है, कम हो चुका है। जहां पहले 36 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा था, अब एक्सपीरियंस का VIF भी क्या आ रहा है, ये आ रहा है। और ये जो VIF होता है ये क्या होता है, टॉलरेटेड होता है। तो अब आपने लॉजिकली समझ लिया कि एक के बढ़ने से दूसरा कैसे बढ़ रहा है, VIF कैसे बढ़ रहा है, एंड सो ऑन।